So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about chapter 4 of physical chemistry, that is chemical kinetics. तो यहाँ पे इस चैप्टर में काइनेटिक्स जो वर्ड है, इस काइनेटिक्स वर्ड में स्पेसिफिकली मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि इस चीज का मतलब अगर आप समझ गए देन आपके लिए केमिस्ट्री थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। समझ लो, फिजिक्स में आपने जैसा स्पीड पढ़ा था ना, ठीक वहां यहाँ पे भी आपने जब आप 11th क्लास में थे तब आपने पहली बार जब आपने स्पीड पढ़ा था तब आपके दिमाग में क्या आया था? सॉरी, आपके दिमाग में नहीं, आपके बुक में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? आपके दिमाग में तो कुछ भी नहीं आया होगा स्पीड के बारे में, तो आपके बुक में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? स्पीड का मतलब आपको बताया गया था, पहले तो आपको डिस्टेंस के बारे में बताया गया था, ये बात तो आप मानते हो, और फिर आपको डिस्टेंस का स्पीड के साथ रिलेशन बताया गया था, ये बात तो आप मानते हो। इसी प्रकार हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। या फिर पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, मतलब चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू स्पीड, है ना, और वेलोसिटी जो भी आपने पढ़ा था। पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स का मतलब सीधे तौर पे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम उसको, पहले तो हम नोट्स लिखे और नोट्स ए हेडिंग लगाए और यहाँ पे लिख दे रेट ऑफ रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमारी शुरुआत किससे होने वाली है? काइनेटिक्स की वर्ड से, ठीक है ना। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को पहले पढ़ने जा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमको पहले ये बताएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। पर ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। देखो, चेंज इन कंसेंट्रेशन तो ठीक है, पर कंसेंट्रेशन के साथ साथ अगर प्रेशर भी चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम अगर हुआ, तो उसको भी हम रेट ऑफ रिएक्शन का दर्जा देते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको स्लैश डाल के प्रेशर भी लिखे, ठीक है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, आपको रेट का मतलब पता चल गया। अब हम समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक ग्राफ है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। आपने यहाँ तक पढ़ा था, फिर आपने क्या पढ़ा था? फिर आपने पढ़ा था दो टाइप के वेलोसिटी होते हैं, ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी थी ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे रेट मतलब वही वेलोसिटी केमिस्ट्री के टर्म्स में। वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों चीज आपने पढ़ी थी, आई होप आपको ये पता होगी। पर मैं आपको यहाँ पे इसका पर्टिकुलर क्या करके देती हूँ, ग्राफ बना के देती हूँ। तो ये चीज मैं आपको रख करके यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो रेट का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, इसी चीज को हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। देखो, ग्राफिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्राफिकली समझने के लिए देखो, ग्राफ तो आपको ना ऐसे दिए, आपको पता है ना, किसी भी चीज को टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो हमको एक्स एक्सिस में क्या लेना पड़ता है। फिजिक्स में भी आपने ये देखा होगा, टाइम को हम एक्स एक्सिस में लेते हैं और कंसंट्रेशन को हम वाई एक्सिस में लेते हैं, ये जैसे आपने पढ़ाई होगा। तो कंसंट्रेशन का देखो, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बताया गया है, तो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, हाँ ये पता है, ये दोनों है। ये क्या है? ये रेट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, ये तो रेट दो टाइप के हो गए। रिएक्शन जो दो टाइप के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट इस तरह का ग्राफ शो करता है और रिएक्टेंट इस तरह का ग्राफ शो करता है, समझ रहे हो। अब इसको अच्छे से समझाने के लिए देखो, यहाँ तक ना ये ग्राफ देख के ना बहुत बच्चों को समझ में आता कम है, आ भी गया ना तो भी वो ज्यादा देर तक याद नहीं कर पाते। तो उस चीज को लंबे समय तक याद करवाने के लिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, एक्सपेरिमेंट लाई हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिख रहा होगा कि दो ग्लास है, एक में ब्लैक कलर का पानी है, हाँ, जिसमें मैंने इंक भरा था, तो और दूसरे में कुछ नहीं है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एक रिएक्टेंट है और ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें कंसंट्रेशन क्या है? फुल भरी हुई है,
और इसमें कंसेंट्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, जो कि आपको दिख ही रहा है स्टार्टिंग में। यहाँ पे स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन क्या थी, 0 थी। किस चीज की, प्रोडक्ट की। और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या थी, देखो रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन देखो। अगर आप रिएक्टेंट पे जाओगे, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, कंसेंट्रेशन इनिशियली मतलब एट 0 टाइम क्या है, सबसे ज्यादा है। और प्रोडक्ट देखो 0, तो कंसेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का लाइन देखो, यहाँ पे कंसेंट्रेशन 0 है, समझ रहे हो। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ इसके सारे जो कंसेंट्रेशन थे इसको मैंने इसमें डाल दिया। यही हुआ है इस पूरे रिएक्शन में, यही होता है। आप भी आगे भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो यही चीज देखने को मिलेगी, यही रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाता है। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट में एनर्जी आ गई, मतलब कंसेंट्रेशन आ गया, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो गई, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, हम इसको भी रख देते हैं। तो आप इस चीज को नोट करें। पहले तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बारे में जानने से पहले आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो दोस्तों अब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो हम रिएक्टेंट को लेके चलेंगे, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज टर्म उठा के लेके चलेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, है ना। चलिए पहले तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड ओवर a given interval of time, है ना। अच्छा पहले इसका मतलब बताती हूँ एवरेज का। क्या बताइए, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक टाइम इंटरवल के बीच का कितना कंसंट्रेशन है, उस चीज को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। हमने रिएक्टेंट को लिया, ठीक है ना, ग्राफ में आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना इस प्रोडक्ट, ये जो ग्राफ बना है इसके अंदर की बातें, है ना। तो उसी चीज को समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लो ये है कंसंट्रेशन का ग्राफ, मतलब कंसंट्रेशन का एक्सिस, ये है टाइम का एक्सिस। दोनों में मान लो कि C1 कंसंट्रेशन, मतलब एट C1 कंसंट्रेशन कहाँ पे था, यहाँ पे था। C1 में कंसंट्रेशन कहाँ पे था, यहाँ पे था, इस पोजीशन में था। टाइम के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया, दिख रहा है ना आपको। तो कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ ये C2 कंसंट्रेशन है आपका, तो कंसंट्रेशन में आपको क्या दिखेगा, एक डिफरेंस दिखेगा। और इसी डिफरेंस से आप C1 माइनस C2 करो, क्योंकि C1 क्या है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, और C2 क्या है, कंसंट्रेशन जब कम हो गया, तो C1 माइनस C2 अगर आप करोगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप ये करोगे तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। इसको बॉक्स में नहीं तो भी चलेगा। तो आप ये समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि पहले क्या रिएक्शन था और बाद में क्या हुआ, उन दोनों के डिफरेंस को अगर हम टाइम के साथ बताए, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो उस चीज को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना। पर आपने एक चीज तो नोटिस नहीं की होगी ना, क्या नोटिस नहीं की, यहाँ पे टाइम भी तो चेंज हो रहा है। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया, ये चीज तो कंसंट्रेशन को डिपेक्ट कर ही रहा है, पर अगर आप देखो तो आपको टाइम में भी चेंज दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम T1 था, समझ रहे हो ना मेरी बात, और यहाँ आते आते टाइम क्या हो गया, T2 हो गया। ये भी आप समझे ना मेरी बात। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, T2 माइनस T1, और यही हो जाएगा हमारा प्यारा सा एवरेज रेट, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से लिखो अपने नोटबुक में, इसको बॉक्स बना के, है ना। यहाँ पे मैं बॉक्स बनाने जाऊंगी तो उतना अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज डिफाइंड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर ये हमारा ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ टाइम का, ये रहा, ज्यादा कर्व नहीं आया इसमें। अगर ये हमारा ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ टाइम का, तो यहाँ पे आप एक सीधी सी चीज देखोगे कि किसी भी पॉइंट में एट एनी कंसंट्रेशन, मतलब ये वाला C1, और टाइम तो भूलना ही मत, एट T1
इस एट एनी एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम में आपको क्या दिख जाएगा, एक रेट देखने को मिलेगा, जो क्या होगा C1 by T1, दैट विल बी इक्वल टू रेट। तो एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। एक एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल का इस्तेमाल करूंगी और उस एग्जांपल को मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको 3 चीजें निकालनी है। ठीक है ना, वो बाद में बात करेंगे, पहले आप इसको नोट करो। हाँ, तो अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन में वो सीन देख लिया, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पढ़ाया था। तो अब हम समझेंगे, अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाता है, मान लो N1 N2 करके, अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इतना तो आपको पता ही होगा, स्टोइशियोमेट्री तक तो आपने पढ़ ही लिया। तो यहाँ पे N1 N2, यहाँ पे हमने स्टोइशियोमेट्री में भी ऐसी चीजें लिखी होंगी। तो समझते हैं, अगर आपको ऐसा कंडीशन दिया जाए तो आपको किस तरह से रेट निकालना आना चाहिए, ठीक है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना आना चाहिए, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, चलो रेट के बारे में समझते हैं। रेट कैसे निकालना है, रेट का मतलब मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और कंसंट्रेशन को किस चीज से डिनोट करते हैं, याद रखना हमेशा कंसंट्रेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मोलैरिटी के टर्म्स आपको देखने को मिले थे, जो भी ऐसे लिखा हुआ था 0.1 मोलैरिटी ऐसे लिखा हुआ था, आपने जरूर देखे होंगे जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। उन क्वेश्चन में भी इसी चीज को, इसको एक ब्रैकेट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करवाया जाता है, किस चीज को, कंसंट्रेशन। ठीक है ना, याद रखना। चलो ये चीज आपको पता चल गया, इसको मिटा देते हैं। अब समझते हैं कि रेट को हम कैसे लिखेंगे। तो रेट को हम बोलेंगे डी ए बाई डी टी। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, किसी भी रिएक्शन का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि अब तक हमने वही पढ़ा था, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। और उसको हम डिफरेंशिएशन किस में करते हैं, जब हम किसी भी गिवन स्पेसिफिक टाइम की अगर हम बात करते हैं तो, है ना। और इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं आपको बताइए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका निकालते हैं। तो डी ए बाई डी टी में आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर उसमें N1 कोफिशिएंट है, ये हम डी ए मतलब स्पेसिफिकली इसको टारगेट करके हमने ये रिएक्शन लिखा है, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे रिएक्शन और बड़ी होने वाली है, पहले इसको समझ लो। ये जो Na है, Na क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, N1 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स को हम स्टोइशियोमेट्री भी बोलते हैं। किसी भी अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड में जो चीज लिखी होती है, जो नंबर लिखी होती है, वो क्या बोलती है, स्टोइशियोमेट्री को भी रिप्रेजेंट करती है और नंबर ऑफ मोल को भी रिप्रेजेंट करती है ना। तो इसको इस तरह से डिनोट करना है। एंड वन मोर थिंग, अभी आपको मैंने ग्लास का एग्जांपल बताया, आपको बताया टाइम के साथ साथ सब कुछ बदलता है, वैसे ही ये ब्लैक वाला जो कंसेंट्रेशन जिसमें ज्यादा था वो धीरे धीरे कम होता गया, मतलब रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, और इंसान को फाइनल चीज देखनी है, उनको फाइनल प्रोडक्ट देखना है। फाइनल प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कम हो रहा है तो वो कहा जा रहा है, वो डिग्रोथ कर रहा है, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर रहा, वो डिक्लाइन कर रहा है, और इंसान जब डिक्लाइन करता है तब उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम कौन सा साइन डालेंगे, नेगेटिव, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं इसमें क्या होगा, सेम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक जैसा हमने स्टोइशियोमेट्री में पढ़ा था, वहां पे भी एक इक्वल टू का साइन लगा था, हमने चारों रिएक्शन को हमने इस तरह से किया था। अगर आपने स्टोइशियोमेट्री का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख लो, फिर आप इस वीडियो पे आओ, क्योंकि सीक्वेंस बदलता है, फिर आपको इसको भी नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है, इतना तो आपको आइडिया होगा। फिर अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या था, फाइनल चीज, और जो बढ़ रहा था, ग्रोथ कर रहा था, क्यों, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ग्रोथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो, सॉरी प्रोडक्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या करेगी, उसकी कंसेंट्रेशन या प्रेशर जो भी है वो इंक्रीज ही करेगी, ठीक है ना। बट इक्विलिब्रियम के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पर इस माइनस की जगह हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, समझ लो ना, बस ये डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट।
अब तक तो हमने रेट की बात करी, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है ना, पहले आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, अब समझते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखें। रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखने, देखो अपीयरेंस का मतलब क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है मतलब फॉर्म हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन जा रहा है इस चीज में, मतलब इसमें कंसंट्रेशन आ रहा है। अभी आपको बताया मैंने, मैं वापस बता दूं, अपीयरेंस मतलब क्या हो रहा है, इसमें कंसंट्रेशन आ रहा है, तो अपीयर कौन सा हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट है, मतलब फाइनल चीज आप अगर देखो, फाइनल में आपको क्या दिख रहा है, फाइनली प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन आ रहा है और इसमें कंसंट्रेशन जा रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अपीयरेंस का मतलब प्रोडक्ट की बात की जा रही है, और डिसअपीयरेंस का मतलब जहां से जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट की बात की जा रही है। फिर आप अगर इसको ब्रैकेट में प्रोडक्ट लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में हमने किस चीज को लिया था, इस चीज को लिया था, तो यही हम सेम चीज लिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, dc by n3 dt। बट डिफरेंस क्या है, n3 वाला टर्म नहीं आएगा, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, नो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज यूज्ड इज इक्वल टू डी बी बाय डी टी। तो यहाँ पे आप लिखे नो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज यूज्ड, तो इस चीज को अच्छे से लिखे आप। आगे हम बात करते हैं डिसअपीयरेंस की, जो बिल्कुल सेम यही बताएगा, बस n1 और n2 को हटा देना और नेगेटिव साइन को कभी मत भूलना, क्योंकि नेगेटिव साइन आपकी बहुत मार्क्स खा सकती है और बहुत सारे बच्चे नेगेटिव साइन भूल जाते हैं एग्जाम में। तो इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है ना। नो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज यूज्ड इन बोथ द केसेस, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्तों, अब हमने नोट्स ए के बारे में बात कर ली, अब हम जस्ट यहाँ पे नोट्स A1 लिखेंगे, मतलब ए के भी कुछ सब पार्ट्स है। अब तक आपने रेट पढ़ा, अब रेट के भी कुछ लॉज होते हैं, ठीक है ना। तो रेट के लॉ के बारे में बात करते हैं। रेट लॉ, वैसे रेट लॉ ऐसा कोई कानून बना के नहीं देता, या ऐसा कुछ नहीं है रेट लॉ में। रेट लॉ में एक सिंपल सा डेफिनेशन है, आप पहले इसको समझिए। द एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब तक हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन देखा था ना, उसका हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सप्रेशन का, हाँ किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन के टर्म्स में ऑफ रिएक्टेंट के, स्पेसिफिकली रिएक्टेंट लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोडक्ट में मत आना, रिएक्टेंट हमेशा याद रखना। कोई बात नहीं, एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी। इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो इस चीज को आप लिखे अच्छे से डेफिनेशन बना के, फिर समझते इसका मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट लिखे पहले, इससे आपका थोड़ा और क्लियरिटी बढ़ेगा। तो हमने जो एक्सप्रेशन बनाया था, द एक्सप्रेशन इज दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बनाने जाएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, ये ना, विद ईच टर्म, मतलब एक एक कंसंट्रेशन जो टर्म्स है उनका पावर रेज टू द पावर एक्सपेरिमेंटली, मतलब ऐसे पावर के साथ वो रेज्ड है एक एक टर्म, जो हम एक्सपेरिमेंटली उसको निकालते हैं। उसकी भी कहानी बाद में देखेंगे, पहले समझते धीरे धीरे। एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया गया था जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में ढूंढा गया था, और इसको हमने रेट लॉ बताया। मतलब हम अब तक हमने जो पढ़ा वैसे हम ले लेते हैं n1a प्लस n2b, उसने हमको एक प्रोडक्ट दिया, पर यहाँ पे हम
N3D, C और D हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर आप प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो अगर आप प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे तो आपको रिएक्टेंट को किसके टर्म्स में लिखना है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखोगे आप, मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन में आपको ये वाला ब्रैकेट डालना पड़ता है और इसमें आपको dt लिखना पड़ता है, समझ रहे हो ना, टाइम के टर्म्स में dA/dt। और अगर आप b का भी लिखने जाओ तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इस चीज को बताया गया था रेट लॉ में। पर कंसंट्रेशन अकेला जब होता है, यहाँ पे क्या होता है, पूरी बात सुनो, ये क्या हो जाएगा, ये रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रेट लॉ के बारे में। अगर रेट लॉ वाला वर्ड आ जाता है तब आपको क्या करना है, इस पूरे टर्म को मिटाना है। मैं इसको डिस्टेंस से मिटाती हूँ। देखो, अगर रेट लॉ वाला टर्म आ जाता है तब आपको कंसंट्रेशन को किस तरह से लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डालना है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है इसके रिएक्टेंट के, किससे, कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट हो गया, ये एक रिएक्टेंट हो गया, विद ईच टर्म, मतलब इन दोनों का एक एक टर्म, मतलब ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म, रेज टू द पावर दैट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब इसका कोई पावर होगा x या y जिसको कि हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली निकालने वाली जो चीज है, इस चीज को हम बाद में समझेंगे, पहले यहां तक आप अच्छे से लिखें, फिर हम x और y के बारे में भी समझेंगे। तो आप इसको अच्छे से लिखें, फिर हम समझते हैं रेट लॉ को अच्छे से। तो रेट लॉ जो है ना, उसमें ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाते हो तो आपको ऐसा दिखेगा। रेट लॉ में आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो यहाँ पे आपको k दिखेगा, k टाइम्स ऑफ ए कंसेंट्रेशन x और b कंसेंट्रेशन y दिखेगा। ये k क्या है, ये k है रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट। ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, दोनों चीजों पे ये क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आप इस चीज को अच्छे से लिखें, के को आप एक काम करें, एक क्लाउड में बना के लिखें और इसको अच्छे से लिख देंगे। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो आप इसको देखिए, ये क्या था, अब तक हमने रेट का कानून के बारे में बात किया था, दैट इज रेट लॉ। हाँ, रेट लॉ में हमने इस चीज के बारे में बात की थी। अब हम इसके सब टॉपिक्स में जाएंगे, मतलब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ये जानेंगे। रेट लॉ की तो हमने बात कर ली, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, इस चीज को जानेंगे हम। हाँ, तो अब क्या करो आप, सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि ये चीज क्या है सबसे पहले, फिर हम जानेंगे ये चीज क्या है और फिर हम जानेंगे ये चीज क्या है। तो पहले आप देख लो ये क्या है, ये जो आप ब्रैकेट में लिखते हो ना, इस ब्रैकेट को, ठीक है, इस ब्रैकेट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, इस ब्रैकेट को हम कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और आप इसको मोलैरिटी भी बोलते हो, ठीक है ना, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स या नॉर्मेलिटी, ऐसे जितने भी टर्म्स है जो भी कंसंट्रेशन रिलेटेड है, वो सारे टर्म्स को आप इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हो। समझ आया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने बस ऐसे समझा दिया आपको। आगे समझते हैं एक्स के बारे में क्या है। अब इस एक्स को इस पूरे चैप्टर में क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप हेडिंग लगाइए इस चीज के लिए, तो आप इसको ऐसे नोट्स A2 करके लिखे कि ये सेकेंड नोट्स है, मतलब ए नोट्स का ही सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में रेट का लॉ पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप ऐसे हेडिंग लगाइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं अब इसको रब कर देती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। पहले तो आप डेफिनेशन लिखिए, सम ऑफ पावर of
कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। देखो जो चीज मैंने आपको अभी एक्सपेरिमेंटली बताया था लिख के, वो क्या था, वो एक एक्सप्रेशन था किस चीज का, रेट लॉ का। क्या था उसका एक्सप्रेशन, ये रेट का एक्सप्रेशन क्या था, k टाइम्स a एंड b। ये चीज मैं आपको लिख के बताया था, यहाँ पे x डाल दिया था, यहाँ पे y, है ना। तो ये क्या बोल रही हूँ मैं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब ये क्या है, अब कंसेंट्रेशन अभी आपको बताया मैंने कंसेंट्रेशन किसको बोलते हैं, और इसका पावर मतलब x और y। यही x और y को अगर हम सम अप कर दे, मतलब x प्लस y, इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जब हम बोलते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इसके डेफिनेशन को अच्छे से लिख ले, फिर हम और डीपली चलेंगे। तो ये इसका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा और ये हो जाएगी इसके ऑर्डर। इस पूरे चीज को आप लिखे, फिर हम दो नोट्स के बाद दो नोट्स पढ़ के समझेंगे इसके और थोड़ी सी डीप कहानी इसके पीछे की, ठीक है ना। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, इसके कुछ कंडीशन होते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, ये हो जाएगा a जिसका पावर x है, ये हो जाएगा b जिसका पावर y है, और ओवरऑल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब इसके कुछ कंडीशंस है, आप ऐसे कंडीशन लिखिए। इसकी क्या क्या कंडीशन है, इसके बस दो कंडीशन है। देखो जो भी, देखो आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इतना ही जान लेते हैं इसके बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जानने से पहले मैं इतना ही बता दूं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ेंगे ना, वो चीज जो है ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लागू नहीं होती, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से लिखे कि तो कंडीशन जान लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, आप इसको अच्छे से नोट करें। देखो ये चीज आपको स्कूल में भी बताया गया है कि ये जो कंडीशन है ना एक्स और वाई, ये जो चीज है एक्स और वाई, ये आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया, मतलब ये आपको कभी भी रिएक्शन में दिया नहीं होता। ये चीज आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और या फिर आपको कभी कभी खुद निकालने को पूछा जाता है, पर ये चीज आपको रिएक्शन में नहीं देखने को मिलता। ये जो आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे 1A 1B गिव्स अ प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर दिया, तो बहुत बच्चे क्या समझते हैं कि जो ये 1 है और ये 1 जो स्टोइशियोमेट्री है, सॉरी स्टोइशियोमेट्री नहीं, कोफिशिएंट जो है ये जो सामने दिख रहे हैं आपको, ये कोफिशिएंट्स जो है वही उनके ऑर्डर होते थे, पर ऐसा नहीं होता। ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, इस क्वांटिटी को हम यहाँ से डिराइव नहीं करते। तो आप इस चीज को सेकेंड पॉइंट में लिखिए, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। इस चीज को मैंने सेकंड पॉइंट में इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपको पता नहीं चलेगा कि ऑर्डर किस चीज को बोलते हैं। देखो बहुत बार ना आपको ऑर्डर नेगेटिव टर्म्स में भी देखने को मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो आपको जीरो भी दिख जाएंगे, कुछ नेगेटिव फॉर्म में भी दिख जाएंगे, कुछ पॉजिटिव फॉर्म में भी दिख जाएंगे, और कुछ तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दिख जाएंगे। समझ रहे हो ना अपनी बात। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, फॉर बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर्स। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल तो आप इसको नोट कर लें। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब तक हमने किस चीज के बारे में बात की थी, रेट के बारे में बात की थी। फिर हम कांस्टेंट इस चीज के बारे में बात की,
फिर हमने इस चीज के बारे में बात की, अब हम इस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नोट्स क्या लिखे, नोट्स A3 और यहाँ पे लिखे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट। देखो ये जो के जो चीज है ना, ये के आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। याद रखना। देखो अब आपको मैं दो चीज पढ़ाऊंगी, एक पढ़ाऊंगी रेट कांस्टेंट और दूसरी चीज पढ़ाऊंगी के इक्विलिब्रियम। इस के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, और इसका भी, इस के का भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी होती है, जो कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के मास एक्शन, जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में, आप वो मास एक्शन वाला टर्म पढ़ोगे, और उसी मास एक्शन वाले टर्म को इसके इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ा गया है ना, उस चीज को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो बैकग्राउंड वर्ड्स को भी इग्नोर करो और हम अभी टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक में हम रेट कांस्टेंट में पढ़ने जा रहे हैं क्या, सबसे पहले कि इस रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, हम इसके यूनिट पे जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप ऐसे लिखिए, यूनिट कैसे निकालते हो आप, पहले एक फॉर्मूला लिखते हो ना, तो के किस फॉर्मूला में आता है, रेट लॉ के फॉर्मूला में आता है, और उस रेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है कुछ। मैं 20 इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी हमको, ठीक है ना। देखो जब आप पी लिखते हो, सी लिखते हो, डी लिखते हो, तब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आ जाता है, पर हम ये एक सिंपल सा केस ले रहे हैं, और फिर हम उसको बाद में मैं आपको बता दूंगी कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जब हम पढ़ेंगे तब आप उसको वहां पे हम आपको अच्छे से यूनिट के फॉर्म समझाएंगे। तो अब आप समझ लो कि रेट का वैल्यू है और किस तरह से हम इसके यूनिट पे जाएंगे, कहाँ तक हम पहुंच जाएंगे अभी से। तो ध्यान दे कि रेट चीज क्या होती है। रेट आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, है ना। तो रेट आप लिख ले क्या, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये चीज आपने लिख ली। अच्छा, टाइम को आप किस चीज से डिनोट करते हो, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, टी से डिनोट करते हो, ठीक है। अच्छा, कंसेंट्रेशन क्या चीज थी मैंने आपको बताई अभी, कंसेंट्रेशन एक मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन चीजों का ही पार्ट होता है। तो हम इसको कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म्स में लिखेंगे, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट लीटर, पर लीटर, ठीक है ना, पर यूनिट नहीं पर लीटर, है ना। तो आप यहाँ पे लिखे मोल पर लीटर, ये लिख सकते हैं आप, इतना तो आपको पता है ना। चलो, कंसेंट्रेशन का टर्म आपने लिख लिया अच्छे से। अब आप के को एज इट इज रखें, और यहाँ पे ये क्या है, ये चीज भी क्या थी, कंसेंट्रेशन थी, मैंने आपको बताया, और इस कंसेंट्रेशन को भी आप मोल बाय लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। हम एक्स को ना एन एन लिखते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप एन को चेंज करते रहोगे तो आपका टर्म भी चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एन के बारे में भी, एन क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, ठीक है ना, ये चीज भी आप समझे, है ना। चल अब पढ़ते हैं, ये मोल पर लीटर टाइम और मोल पर लीटर को हम इस तरफ कैसे लाए, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो मोल पर लीटर है, अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे कर्ल करूं और यहाँ पे ऐसे करूं, तो ये वाला मोल पर लीटर और ये वाला जो मोल पर लीटर आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n है, समझ रहे हो। तो अब इस के को अगर मैं अलग से लिखूं एलएचएस में और इसको नीचे लेके आऊं, तो आपको ऐसा लिखेगा कुछ। क्या आप एग्री करते हो मेरी बात को, अगर करते हो तो इसको राइट डाउन करो, ठीक है ना। फिर इस टी को तो आप पता ही है, ये टी तो एज इट इज नीचे ही रहेगा, है ना। चलो अब ये एन को अगर मैं ऊपर लाऊं, और इस मोल और मोल को तो हम ऑब्वियसली एक टर्म में लिख ही सकते हैं, इतने तो आपने मैथ्स पढ़ी ही होगी। तो आप इसको मोल पर लीटर लिखे और 1 माइनस एन के टर्म्स में लिखे और डिवाइड बाई टी लिख दे, यही है के का क्या, यूनिट। तो इसको मैं और अच्छे से अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो मैं लिख सकती हूँ इसको मोल पर लीटर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई टी। एन की वैल्यू चेंज करो, के की यूनिट भी चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये है इसका प्रॉपर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट की प्रॉपर यूनिट। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने रेट लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और रेट का सारा कंसंट्रेशन आपने ध्यान दे दिया है इस चीज पे, ठीक है ना। कंसंट्रेशन और उसका पावर भी आपने समझ लिया यूजिंग योर कंसंट्रेशन एंड पावर। तो अब हम बात करेंगे एक नए एक्सप्रेशन की, वो चीज क्या होगी, कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए नोट्स बी लिख के, है ना, नोट्स बी लिख के हेडिंग डाल लीजिए।
तो नोट बी हेडिंग है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहले हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फर्क क्या? एक छोटा सा फर्क है, एलिमेंट्री एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप्स प्रोसेस है, ठीक है ना। तो पहले ही आप लिख लीजिए, क्या लिखोगे? दोज रिएक्शन which completes in single step अच्छा, इसकी एक खासियत बात आपने इतनी समझ ली है ना, आगे भी डेफिनेशन करेंगे, रुक जाओ, ये हाफ हो गई, इतनी तो बस मैंने डेफिनेशन की बात कर ली, दूसरी कंपैरिजन की बात कर ली। दूसरी बात जो है आपको ये एलिमेंट्री रिएक्शन में देखने को मिलेगा वो क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आपको मैंने इससे पहले आपको बताया था ना, ये ऐसे रिएक्टेंट के आगे जो मैंने कोफिशिएंट लगाए थे, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, ये यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दो आप, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना रेट लॉ में इसकी ही जरूरत पड़ती है, रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, तो प्रोडक्ट की तो हम बात करते नहीं है ना, तो बात करते हैं इस चीज की। तो ये जो ये वन हमने लिखा था स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, ये क्या है? इसमें जो एक्स और y जो है, ये जो ये कंसेंट्रेशन है x और ये जो है कंसेंट्रेशन ये y है ना, ये मैंने आपको बात किया था। तो इसमें जो x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है ना, वो इसके इक्वल है, समझ रहे हो ना। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली गलती मत करना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इसके इक्वल हो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। पर एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऐसा नहीं है। जब कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप होता है और उसका जो ऑर्डर है वो स्टोइचियोमेट्री क्वेश्चन के साथ इक्वल होता है, और या यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या होता है, उस रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अब इस चीज को अच्छे से लिखे, ये तो अपने ये हमने एक बात कर ली, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर of reactant is equal to the expression in rate law। ठीक है ना, आप इस चीज को अच्छे से लिखें, और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो चलो हम एक सिंपल सा एक रिएक्शन लेते हैं, 1a + 2b गिव्स एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, है ना। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा रेट, यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर 1, ये वाला 1, b टू द पावर 2, जो कि ये वाला 2 है, और ये हो जाएगा इसका क्या, रेट, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से नोट करें। इस चीज को नोट करने के बाद मैं आपको दो चीज अच्छे से बता देती हूँ, क्या है, दो इसके कंडीशंस है जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसका एक कंडीशन ये है, देखो आगे चल के हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो उस सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, आपको अभी नॉलेज नहीं होगी जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, पर आपको ये बात बता दूं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, वो इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप कंडीशन के फॉर्म में लिखे, ये जो कंडीशंस है उसमें दो ही कंडीशन है इसके। पहला कंडीशन क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हम इसको फ्रैक्शनल नंबर में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। क्या है, इट कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शनल नंबर। देखो आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी ये सब चीजें, क्या सब चीजें, ये फ्रैक्शनल नंबर किस में आएंगे, किस में नहीं आएंगे, किसमें क्या फॉलो होते हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसको पहले आप लिखे और समझ के लिखे। पहले तो ये आपने रिकॉल करके लिखे, बहुत सारी चीजें हैं केमिस्ट्री में जो आपको रटी रटाई होनी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में वो चीज जरूरत होती है, क्या चीज जरूरत होती है, देखो पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था, पहले रेट के बारे में, रेट का
पहले आपको मैंने क्या दिया, लॉ दिया, और उसको मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ाई कि इस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं। फिर मैंने आपको बी नोट्स में ये रिएक्शंस पढ़ाए, है ना। बी दो टाइप के रिएक्शन पढ़ाए, एलिमेंट्री और क्या, अच्छा वो बाद में पढ़ूंगी, कॉम्प्लेक्स इसी बात पढ़ाने वाले हूँ। कॉम्प्लेक्स के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, उसके भी कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे जो कि मॉलिकुलैरिटी होती है ना, वो भी इन तीनों चीजों से कनेक्टेड है। तो इन तीनों चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ नहीं पढ़ा था, अब तक आपने सिर्फ रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर के बारे में बात की थी, जो कि आपको अब तक तो नॉलेज हो ही गई होगी। पर ये जो तीन चीजें कंडीशन बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कंडीशन, एलिमेंट्री रिएक्शन की कंडीशन, क्या होती है ये चीज, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर हम पढ़ेंगे अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाँ, और फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से खोल देगी। तो चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप में होता है, दो रिएक्शन में चक्कर है मल्टी स्टेप, लिखिए इसको, दो रिएक्शन which occur in multi-step process। स्टेप और प्रोसेस एक ही होता है, आप उसको लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। चलो ये बात आपको पता है, ठीक है। सेकेंड बात जो है, ये चीज आपको समझनी चाहिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख के बताती हूँ, ठीक है। देखो ये है इसका ओवरऑल रिएक्शन, जिसको कट कुट करने के बाद आया, मतलब आफ्टर ऑल आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है, पर इसके अंदर की कुछ खामियां हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे जिस इक्वेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हुई ऑलरेडी, है ना। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे गया, हमने बहुत बड़ा मैकेनिज्म पढ़ने के बाद हमने लास्ट में कटिंग कुटिंग करके छोटा सा हमने एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया था। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी बहुत सारी राज छुपी हुई है। क्या क्या राज छुपी हुई है इसके बारे में बताती हूँ। देखो इसके ये जो ये रिएक्शन है ना, ये इसको क्यों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है, आप इसको ध्यान दें, क्योंकि ये दो स्टेप, ये क्या है, इस रिएक्शन को करने में दो स्टेप लगे। क्या, इस रिएक्शन को करने में कितने स्टेप लगे, दो स्टेप, और फाइनली वो जाके तीसरे स्टेप में आके वो ये रिएक्शन बन पाएगा। तो इसके दो स्टेप्स आप देख ले, क्योंकि मोर देन वन स्टेप ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगा। मैंने बताया मल्टी स्टेप मतलब मोर देन वन स्टेप, है ना। तो ठीक है, अब देखो इसके पीछे क्या था। जब ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा था ना, तब उसने क्या दिया था आपको पता है, तब उसने सी दिया था, और सी ने आगे चल के डी दिया, और ये जो सी था ना वो सी इंटरमीडिएट था। तो ऐसे आपको बहुत सारे रिएक्शन दिख जाएंगे जो कि पहले इंटरमीडिएट क्रिएट करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, तो एक स्लो स्टेप होता है, ठीक है ना। आपको SN1 SN2 में भी ऐसे दिख जाएंगे। हाँ, आगे चल के जब इंटरमीडिएट क्रिएट हो जाता है ना, तब वो झटक से रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। वो ट्राई करता है अपने आप को जितनी जल्दी फास्ट होके अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने का। तो जो नीचे वाला रिएक्शन है ना, वो क्या है, वो फास्ट है, समझ रहे हो ना। और ये स्लो और फास्ट हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो और फास्ट नहीं जान पाए तो हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते कि हम उसको कैसे, मतलब पता करें कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमको कोई एक इक्वेशन पकड़नी है। देखो आप मुझे बताओ, इसमें से आप ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे। आपको अगर बोला गया कि आपको कंसेंट्रेशन निकालना है, आप किसको पकड़ोगे इतने सारे स्टेप्स में से, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्लोएस्ट स्टेप। क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान देना, जो स्लोएस्ट स्टेप जो आपको बताया ना मैंने, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो आप इस चीज को अच्छे से लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी आप रिएक्शन का फॉर्मूला वगैरह लिखते हो, वो किस चीज से कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। इस चीज को और अच्छे से मैं फील करवाऊंगी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी, है ना। ये स्लोएस्ट स्टेप से कंट्रोल है, या फिर इज डिपेंडेंट ऑन स्लोएस्ट स्टेप, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कंट्रोल्ड बाय या फिर डिपेंडेंट ऑन, किस चीज पे, स्लोएस्ट स्टेप पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी मैं, और उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट करो, है ना। तो दोस्तों ये है वो क्वेश्चन,
जिसको हम सॉल्व करने वाले। मैंने ऑप्शन को यहाँ पे अच्छे से एक ही लाइन में दिया क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की थोड़ा सा एरिया चाहिए मुझे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर की कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपको शेयर की गई है। मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके दो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप दिख रहा है, एक स्लो स्टेप आपको गिवन है क्वेश्चन में मुझे। हाँ, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। आपको क्या बताया गया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब आपको सबसे पहले ऑप्शन लिखना है कि आपको पूछा क्या गया, इसलिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। क्योंकि यहाँ पे आपको के O3 के टर्म्स में बताया गया है, O2 और O3 के टर्म्स में बताया गया है, O3 O2 के टर्म्स में बताया गया, ये चीज आपको बताई गई है। ठीक है, आपने जितना मुझसे पढ़ा था आपको बस इतनी सी नॉलेज होगी। क्लियर ना, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा देखो, आपने जितना मुझसे पढ़ा था आपको बस इतनी सी नॉलेज होगी। आपको एक स्लो स्टेप पकड़ना है और स्लो स्टेप को किस में डालना है, रेट लॉ में डाल देना है। आप इसको R के टाइम्स लिख के इसी चीज को आप लिख दोगे, एक O3 डाल दोगे, एक O डालोगे, O आपको मिल नहीं रहा है ना, ये चीज आपके दिमाग में आया होगा। तो इसी O को जो कि आपको नहीं मिल रहा है, इस O को हम क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनना, इतना तो मेरा कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया। अब इस O को आपको चेंज करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये O इससे भी रिलेटेड है। तो अगर आप O से O3 O2 का प्रोसीजर निकाल लोगे, आप खुद अपना इंजीनियरिंग सब निकालो आपके दिमाग का, इस O का इस्तेमाल अगर आप यहाँ पे करते हो, मतलब इस O को आप एज इट इज रखते हो इन बाय मेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में आप ये वाला O का इस्तेमाल करके इन दोनों का किसी तरह से आप इसको इसके साथ रिलेट करो और फिर सेकंड इक्वेशन में को इस O के साथ जोड़ दो, तो आपको किसमें आंसर मिलेगा, किसके टर्म्स में आंसर मिलेगा, O3 और O2 के फॉर्म में आंसर मिलेगा। समझ लो ना आप मेरी बात, समझ लो ना आप मेरी बात। तो देखो कैसे, अब तक आपने क्या पढ़ा, स्लो स्टेप को क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करता है, ये बात आपने पढ़ा। तो आप क्या करोगे, मेरे मुद्दे के हिसाब से आपने शायद यहां तक तो सॉल्व कर ही लिया होगा। ये टाइम्स ये जो ये है ना स्लो वाला रिएक्शन O3 और क्या O, और इसका आपने वो पावर भी इसी के हिसाब से लगा दिया। ठीक है ना, एज इट इज आपने जो सोचा था वो कर दिया। पर आपको ये चीज पता है कि जो O है इसके ऑप्शंस में आपको ये O दिख नहीं रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख दोगे। समझ रहे हो। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फास्ट रिएक्शन के O का इस्तेमाल करना है। और मैंने आपको अभी बताया था के इक्विलिब्रियम जो है उस चीज का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करेंगे, जिससे आप के इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताया था कि केमिकल या आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आप मास एक्शन टाइप की चीज पढ़ोगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मास एक्शन क्या होता है। मास एक्शन को हम के इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था ना वो आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चन में एक पार्ट आता है जिसमें मास एक्शन पढ़ाया जाता है, उसमें के का भी आपको मेंशन किया जाता है। तो मास एक्शन का मतलब क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ क्या, अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं आपको के इक्विलिब्रियम यहाँ पे बताऊं, तो हमको के इक्विलिब्रियम किस चीज की जरूरत है, किसमें जरूरत है, इस फास्ट रिएक्शन में जरूरत है ना। तो चलो के इक्विलिब्रियम हम फास्ट रिएक्शन में निकालते हैं। कैसे निकालोगे आप, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन निकालो, कैसे निकालोगे, ये आपको पता है ना, O आ जाएगा और यहाँ पे कंसेंट्रेशन के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा, और फिर डिवाइड अगर आप करोगे तो यहाँ पे O3 के साथ आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। अब आप मुझे बताओ, इस O को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और उसको लेने के बाद के इक्विलिब्रियम O3 डिवाइड बाय O2 कर सकते हो ना, इससे आपको O3 और O2 के टर्म्स में आंसर मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन अब हमने पढ़ा, सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट आएगा, जो भी है इतना तो आपको पता ही है। चलो अब इसको रब कर दो। हाँ, तो मैं इस चीज को रब करके आपको और अच्छे से आगे पढ़ाती हूँ। अब आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है O का, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन। इस O का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम, R को एज इट इज लिखेंगे, K को भी एज इट इज लिखेंगे, और ये के इक्विलिब्रियम को यहीं पे डाल देंगे, के इक्विलिब्रियम। इससे क्या होगा, के इक्विलिब्रियम एक साथ रहेगा, बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स। फिर इस चीज को एज इट इज लिख देंगे, O3 दो बार आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, O3 और O3 जो है वो दो बार आ रहा है,
तो 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 1 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या बना देगी, और 2 बना देगी, और 3 पावर। अब आप मुझे बताओ, ये चीज आपको क्वेश्चन में दिख रहा है? बात समझ रहे तो बोलो हाँ। के और के इक्विलिब्रियम आपस में मिलके के डैश बना देगा, जिसको आप के भी बोल सकते हो, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। आपका मेन मुद्दा था इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करने का, जो कि आपने कर दिखाया। तो आप इसको आंसर में क्या लिखोगे, O3 जो कि 2 के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई बाय O2 जो कि -1 के फॉर्म में, ये ना, ये आपका तो आंसर है। आप यहाँ पे ऑप्शन बी करके लिख सकते हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, आज हम नोट्स डी का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको जब एलिमेंट्री और मॉलिक्युलरिटी जैसा टर्म हम पढ़ते हैं ना, तब हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि पहले तो आप हेडिंग लगाइए मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी में जो चीज है वो क्या है, ये बताती है कि कुछ ऐसे स्पीसीज, केमिकल में प्रजातियां किस तरह की होती है, आयंस, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसे टाइप के होते हैं ना, कि जब ऐसे स्पीसीज, ऐसे प्रजाति, आयन, स्पीसीज, जैसे मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आपने पढ़े हैं केमिस्ट्री में, जब वो किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में स्पेशली। अभी अब मैंने बताया ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, किस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग, मॉलिक्युलरिटी में और एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो एलिमेंट्री और मॉलिक्युलरिटी में यही फर्क है कि एलिमेंट्री जो है वो मॉलिक्युलरिटी से आए। क्यों मॉलिक्युलरिटी से आए? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी के कुछ स्पीसीज जो है, जैसे आयंस, एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स, जो भी है, वो क्या करते हैं, वो एलिमेंट्री रिएक्शन में आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें, ठीक है ना, और वो उनमें पार्टिसिपेट करके उस एलिमेंट्री रिएक्शन का एक प्रॉपर डिजाइनिंग बनाता है, ठीक है ना। इतनी सी बात आप समझ लो, और इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो। क्या लिखना है इसका डेफिनेशन? नंबर ऑफ स्पीसीज दैट इज आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एटम्स, जो भी है, एक्सेट्रा लिख दो आप, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। अच्छा, ये मॉलिक्युलरिटी जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मॉलिक्युलरिटी, अगर, ये बताओ, ऐसे केस में आपको सबसे पहले याद रखना है, आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट इसलिए बना के दे रही हूँ कि आपका ध्यान, आपका पूरा कंसंट्रेशन इसके किसमें जाना चाहिए, रिएक्टेंट में जाना चाहिए, ठीक है ना, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट में जाना चाहिए। अगर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 आया, आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हो, अगर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 आया, तो इसमें कितनी मॉलिक्युलरिटी होगी, 1 मॉलिक्युलरिटी होगी। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है। मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ, हाँ। अच्छा, अगर एक ए है, एक बी है, और वो जाके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तब उसमें कितनी मॉलिक्युलरिटी होगी, कितनी होगी, उसमें मॉलिक्युलरिटी होगी 2, क्योंकि 1 और 1 मिले। मतलब आपको क्या करना है, सारे स्पीसीज में, आपको बताया ना, नंबर ऑफ स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उन सारे स्पीसीज को क्या करना है, ऐड करना, और उससे आपको जितना नंबर मिल रहा है, वो जो नंबर मिल रहा है, वो नंबर ही क्या कहलाता है, मॉलिक्युलरिटी कहलाता है। तो आप समझ गए ना। अच्छा, अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कंडीशन है। आप एक काम करना, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 2 कंडीशन बताती हूँ, और बाकी एक कंडीशन आप इसको नोट करने की बात कर लेगा। तो कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखो, ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। तो आप इसको अच्छे से लिखे,
इट इज अ थियोरेटिकल क्वांटिटी, मतलब ये थियोरी बेस्ड क्वांटिटी है। दूसरी बात, इट कैन नेवर बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था, उसको हम जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक उसी का ऑपोजिट, इट कैन नेवर बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। देन व्हाट इट मस्ट बी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर ये नहीं है तो वो क्या है, तो वो एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हटाओ यहां से, नेगेटिव लिखो, तो क्या है वो, इट कैन नेवर बी दिस, बट इट इज वैलिड फॉर किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। कौन से इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, जो कि 1 2 3 डैश 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 जितने भी होते हैं उनके लिए क्या है, ये वैलिड है। अच्छा इतना सा लिखो, आप थोड़ी और कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, इतना लिखो, फिर इसको रब करते हैं। अच्छा ये दोनों कंडीशंस आपने पढ़ ली, कुछ और कंडीशंस पढ़ लेते हैं हम। वो कंडीशंस क्या थी, आप अगर किसी कंडीशन को याद रखना चाहते हो ना, तो आपके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला बता दूं, कंडीशंस किस चीज से रिलेटेड है आप उस चीज को भी याद रख लो। वो तो छोटी सी चीज होगी ना, देखो जैसे कि अब हमने दो कंडीशन पढ़ा, वो किस चीज से रिलेटेड थी, वो चीज थी नंबर से रिलेटेड, क्या वो थियोरेटिकल क्वांटिटी है, क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सब इंटीजर्स वगैरह वो सब किस चीज से रिलेटेड थे, नंबरिंग से रिलेटेड थे। अब हम किस चीज पे बात करने वाले हैं, अब हमारी कंडीशंस जो होंगी वो क्या होंगी, चलो ध्यान से अभी हमने जो दो टॉपिक्स पढ़े थे ना, जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन थे, है ना, और क्या पढ़े थे हमने, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ पे लिखना, इन एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूल का क्या योगदान है, मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, ठीक है ना। आपको ये तो पता ही है ना कि ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसके इक्वल होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते क्या है, वो तो ये मॉलिक्यूलैरिटी के स्पीसीज ही होते हैं ना जो इन्वॉल्व होते हैं, अभी आपको बताया 1 2 3 करके, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अच्छा दूसरी बात, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है फिर, देखो याद रखना, मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी हर एक स्टेप की, ठीक है ना, मॉलिक्यूलैरिटी इन ईच स्टेप अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, इज डिफाइंड सेपरेटली। ठीक है ना, ये चीज आप अच्छे से नोट कीजिए, है ना। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड। देखो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलैरिटी नंबर 1, मॉलिक्यूलैरिटी नंबर 2, मैक्सिमम इसकी भी एक लिमिट होती है मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि ये क्या है, एक रिएक्टिंग स्पीसीज है, आप मैक्सिमम कितने ही रिएक्टिंग स्पीसीज को रिएक्ट करवा सकते हो, है ना, इनफाइनाइट स्पीसीज को तो रिएक्ट नहीं करवा सकते हो ना। तो मैक्सिमम इसकी 3 होती है, 3 से ज्यादा कोई भी स्पीसीज यहाँ पे रिएक्ट नहीं करती, तो मैक्सिमम 3 स्पीसीज कैन रिएक्ट, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के जो चांस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। क्यों होता है कम, देखो आप मुझे बताओ, जब दो पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं तब उनमें उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा तेज होती है, उनकी इफेक्टिव कोलिजन हमको अच्छे से दिखती है ना, हम उसको स्टडी कर पाते हैं। जब आप 3 स्पीसीज को लाते हो तो भी उसका होता है ठीक ठाक एलिमेंट, उसका क्या बोलते हैं, कोलिजन होता है उसका ठीक ठाक, पर आप जब बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक साथ लाते हो ना तब आपस में कोलिजन होता नहीं है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके क्लास के पूरे बच्चों को एक साथ भगा के लाओ एक ही झुंड में, और दूसरे क्लास के बच्चों को एक ही झुंड में भगा के लाओ, ये ना एक पूरे गुच्छे में, वो सब भाग के आएंगे, तो कुछ कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, कुछ कुछ लोगों को दर्द ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा होगा जब आक्रमण के टाइम पे ऐसे कोलाइड होके जाएंगे तो, है ना। पर अगर मैं यहाँ से बताऊं कि एक लड़के को यहाँ से भगा के लाओ, यहाँ से भी एक लड़के को भगा के लाओ, दोनों में कोलिजन करो, तो दोनों को बहुत तेज दर्द होगा, समझ लो ना, तो कोलिजन उतनी ज्यादा इफेक्टिवली होगी, समझ लो ना। तो मॉलिक्यूलैरिटी
can never be, sorry, maximum molecularity is equal to 3 because number of effective collision decreases on increasing the reacting species. क्या इस चीज को नोट करो और फिर हम कल बात सॉरी इसके बाद बात करने वाले हैं नोट सी की। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब देखो हमारे बुक में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस है, पर हम बस 3 ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे और इन्हीं 3 ऑर्डर रिएक्शन पे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे और आप निश्चिंत होकर सारे के सारे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इतना सफिशिएंट है आपके लिए। क्योंकि आप अगर ऑर्डर वन लगाना सीख गए तो आप 2, 3 इनफाइनाइट तक लगा सकते हो, ठीक है ना। पर इतना आपसे कोई पूछता नहीं है, पर आपको बस इतना सा नॉलेज होना चाहिए कि आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे लगाना आना चाहिए, है ना। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो नोट्स लिखिए, नोट्स सी, ठीक है ना। तो इस नोट्स का हेडिंग होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, नाम क्या है इसका, जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ। आपको मैंने रेट का फॉर्मूला बताया था, रेट इसको कभी भूलना मत, ठीक है ना, एंड तक कभी मत भूलना इस चीज को। इसका फॉर्मूला क्या था, अगर कोई ए रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो ये ए रिएक्टेंट है, इसका जो कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर जो पावर लगता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और मैंने अभी क्या बोला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इस ऑर्डर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बोला गया। अगर किसी कंसंट्रेशन की पावर 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका साधारण सा यही मतलब है, ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाता है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू K, ठीक है ना। इतना तो पता चल गया ना। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट हमारा K हो जाएगा, रेट बराबर K हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका डेफिनेशन बनाना चाहूं तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन rate does not depend upon the concentration. किसके, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको डेफिनेशन पता चल गया इसके। तो चलो अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो चलो इसका ग्राफ में यहाँ पे करके बताते हैं आपको। देखो हमको आगे से याद रखना, जितने भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उन सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम जो भी ग्राफ बनाएंगे उनमें जो एक्स एक्सिस में जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस में होगा हमारा टाइम, जो कि हम फिजिक्स में भी पढ़ते थे। टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस में रखते थे और हम रेट को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो हम इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम समझते हैं कि ए और टी, ये जो हम दोनों ले रहे हैं, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब रेट के चेंज होते होते ए की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पे वी नो कि ए की वैल्यू है नहीं इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेट लेंगे डायरेक्ट आगे, बट
ये बात याद रखना, इसमें तो अभी ए है नहीं, कंसेंट्रेशन है नहीं, पर आगे जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें उसमें हमको यहाँ पे ए की वैल्यू डालनी है, मतलब रिएक्टेंट और टाइम, ठीक है ना, मतलब कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। आपको पता है ना कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम रेट होता है, पर यहाँ पे हमको कंसेंट्रेशन की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हम किसको लेंगे, रेट को लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए रेट, है ना, रेट। अच्छा अब मुझे बताओ रेट टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या है ये, कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट ही हुआ हमारा, तो रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा। समझ रहे हो ना, ये ग्राफ तो आपको पता ही होगा, इजी है। तो चलो इतनी सी बात अगर आपको समझ गई तो आप एक नजर नोट कर लो, आगे हम चलेंगे इसके डेरिवेशन में, ठीक है। अच्छा इसके डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं, डस्टर इसके डेरिवेशन को समझने से पहले आप पहले ये समझे कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। देखो ये ए एक रिएक्टेंट है, आगे चल के उसने बी बनाया, ठीक है ना, मतलब वो एक प्रोडक्ट बनाया, तो मतलब टाइम जीरो में रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी थी, ए नॉट थी, ठीक है ना। पर जब टाइम बीतता गया, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज टी टाइम में, जब टाइम टी हो गया, टाइम की वैल्यू जब टी हो गई, तब रिएक्टेंट की वैल्यू 80 हो गई, मतलब कुछ उसकी कुछ वैल्यू होगी 80 की, वही मैंने उसको सपोज करने के लिए बोला कि उसको 80 के फॉर्म में हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। चलो इतनी सी बात आपको पता है, एट टाइम टी जीरो रिएक्टेंट ये हो गया, और एट टाइम टी रिएक्टेंट ये हो गया, ठीक है ना। और अब हमने क्या पढ़ा था, अब इस चीज को हम रिलेट करेंगे। अगर मैंने जो आपको ये बताया था रिलेट का फॉर्मूला, क्या बताया था, के टाइम्स ए की वैल्यू 0, तो मतलब ये कट गया, तो बस रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, ठीक है ना, इतना तो आपको पता है। आगे हम इसको अप्लाई करते हैं इस चीज में। अब मैं रेट को आर से डिनोट करूंगी, ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, चलो ठीक है। अच्छा अब आर इज इक्वल टू के है, और जब आप इस आर को क्या करते हैं, टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं। मान लो कि आप ए को काटा है, पॉज किया, तो अब रेट को आपको मैंने बताया था, रेट को आप किस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये बात आपको बताया था। और ये रेट किसका होगा, हमारा इस चीज का होगा, इसको भूल जाना प्लीज, ठीक है ना। इसमें मैंने बी लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुमको बी को भी कंसिडर करना है, नहीं, बस इसी को कंसिडर करना है। तो अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस कुछ भी लगाओ, तो ए कंसेंट्रेशन का रेट आप किस तरह से लिखोगे, डी ए बाई डी टी, और ये किसमें, रिएक्टेंट साइड में, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे के एज इट इज रहेगा। अब हमको क्या करना है, इस चीज का इस्तेमाल करना है, इस चीज का इस्तेमाल करके हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, इंटीग्रेशन भी करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है, कैसे करना है देखते हैं। डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, और हम अगर इन दोनों वैल्यूज को, मान लो कि इस टी को अगर हम यहाँ पे ले जाए, तो क्या हो जाएगा, डी ए विल बी इक्वल टू के डी टी। और अगर हम इसको टाइम के टर्म्स में कर दे, इसको डिफरेंशिएट, जीरो से लेके टी जैसे चल रहा है हमारा, और इसको अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर, रिएक्टेंट के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें, जैसे ए नॉट टू ए टी, आई होप आपको शायद दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पे आपको आपको ये माइनस की वैल्यू मैं यहाँ पे लगाना भूल गई, तो चलो मैं यहाँ पे माइनस की वैल्यू लिख देती हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है कोई बात नहीं। इस ए को, इस माइनस को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आगे चल के केटी बन जाएगा, ये माइनस की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट कर दी तो ये आगे चल के केटी बन जाएगा, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो आपको पता ही कैसे करना पड़ता है इसको। अच्छा अब इसको अगर देखोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 80 माइनस ए नॉट, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। तो यही हो जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट इक्वेशन। और अगर आपको इसको टाइम के टर्म्स में लिखना है, तो आप टी डिवाइड बाय 80 बाई ए नॉट अपॉन के लिख सकते हो, वो भी माइनस में के। तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है ना।
तो अब हमारे पास ए और टी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जो हमको नहीं मिली थी। तो यहाँ पे तो हमने रेट को टर्म्स टाइम के टर्म्स में लिखा, और चलो अब हम यहाँ पे ए को टाइम के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पे ए को टाइम के टर्म्स में लिखूं, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है ना, ये है इसका ग्राफ। और ये क्या है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये है उसका ग्राफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो आपको ये दिखेगा, AT विल बी इक्वल टू ए नॉट उधर चला जाएगा माइनस KT, ये आपको पता है अच्छे से। अब AT की वैल्यू कहाँ पे होगी, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना, सॉरी AT की वैल्यू नहीं, ए नॉट की वैल्यू कहाँ पे होगी, क्योंकि ए नॉट क्या है यहाँ पे, और के यहाँ पे क्या है। देखो ध्यान दो, देखो ये KT जो है ना, इसमें जो K है वो क्या है, स्लोप है, समझ रहे हो, ये क्या K क्या है, स्लोप है, ठीक है। अच्छा, ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया, क्यों ये स्लोप है, क्योंकि ये टाइम के साथ अटैच्ड है, और ये जो टाइम है वो एक्स एक्सिस में है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो बता दूं। और ये जो ए नॉट है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं इस एरिया में, और ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ए नॉट कहलाता है। ये सब समझ गए। अब ये जो के है वो माइनस में है, मतलब स्लोप क्या हो जाएगी हमारे, नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ में है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। देखो, अब हम जो भी ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम हाफ लाइफ भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऐसे मैंने अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की, उसका हाफ लाइफ पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर की बात की, फिर उसका भी हाफ लाइफ पढ़ेंगे। तो चलो हम टॉपिक लिख देते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ होती क्या है, हाफ लाइफ क्या होता है, बेसिकली ये हाफ लाइफ हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि आधा टाइम, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एक कंसेंट्रेशन, एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना टाइम लगाता है अपने रिएक्शन को आधे कंप्लीट करने में, आधे टाइम पे कंप्लीट करने में कितना वो समय लगाता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, डेफिनेशन लिखे, टाइम टेकन by the concentration of reactant to reduce half of its value। देखो, रिएक्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। देखो मेरे पास ना एक ग्लास थी, उस ग्लास में मैंने आपको क्या बताया था, एक ग्लास से लेके दूसरे ग्लास में मैंने डाल के आपको बताया था कि यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरा बदल गया। जब रिएक्टेंट आधा बदलता है, ठीक है ना, मैंने आपको दो ग्लास दिखाया था ना, एक में पानी था एक में नहीं था, तो जब आधा रिएक्टेंट भर जाता है और आधा रिएक्टेंट यहाँ पे बचा रहता है, तो कितना टाइम वो लगाता है अपना आधा प्रोडक्ट रिएक्टेंट को देने में, सॉरी प्रोडक्ट को देने में। एक रिएक्टेंट कितना टाइम अपना आधा प्रोडक्ट, अपना आधा सामान जो है वो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को देने में कितना टाइम लगाता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। अपने वैल्यू को वो क्या कर देता है, आधा कर देता है, और उसको करने में उसको कितना टाइम लगता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो देखो कैसा होता है। हाफ लाइफ को हम किस चीज में डिनोट करेंगे, मान लो तो क्या हो रहा है, पहले तो आप ये समझो, पहले क्या था, ए नॉट था, इतनी बात तो आपको पता है। पर समय के आने के बाद जब वो हाफ लाइफ में आया तो ए नॉट क्या हो जाता है, ए नॉट बाई 2 हो जाता है। ये था जब टाइम 0 था, पर ये कब हुआ, जब टाइम टी हाफ हुआ। ये बात आप समझते हो, समझ रहे हो ना ये बात। तो अगर इस चीज को जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अप्लाई करूं, जो कि हमारा क्या था, AT दैट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। ये ग्राफ के थ्रू तो आप बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को आप याद कर लिए होंगे।
जितना लगता है। तो अगर आप इस a0/2 की वैल्यू यहाँ पे रखो अलॉन्ग विथ यहाँ पे kt में जो t है उसमें हाफ डालो, सो दैट आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओ t हाफ से। तो इसकी t हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये तो हमारा a0 ही रहेगा, बट एट टाइम t हाफ, मतलब t हाफ में यहाँ पे a0/2 आ जाएगा, यहाँ पे a0/2 आ जाएगा, समझो ना, यहाँ पे a0/2 आ जाएगा। ये ऑलरेडी ये फर्स्ट रिएक्शन है, t = 0 का है ये, और ये एट t = t हाफ का है। तो एट t = t हाफ में क्या हुआ, a0/2 आया, ये फाइनल रिएक्शन था ना, ये इनिशियल रिएक्शन था। तो ये बात थी हमारी, जब t टाइम था तब a0 था, और जब t हाफ हुआ तो a0/2 हुआ, इतना समझ लो। तो अब t हाफ में क्या हो जाएगा, t हाफ में ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a0/2, ठीक है। और ये जो k है वो नीचे आ जाएगा। आप अगर इसको खुद से भी सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a0/2k। और इसका अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहो तो भी वो पॉसिबल है, बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0, क्योंकि ये वाला ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो उस चीज के लिए। तो आप इसको नोट कर लो। तो अब हमने हाफ लाइफ पढ़ लिया, फिर अब हमने आधा रिएक्शन अब हमारे पास बचा हुआ है। अब मान लो कि हमने इस ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब जिसका कंसेंट्रेशन पूरा फुल है और प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट पूरा फुल भरा हुआ है, हाँ। और अब मान लो कि हमने पूरा का पूरा पानी डाल दिया इसमें, ठीक है ना, पूरा पानी हमने इसके अंदर डाल दिया, प्रोडक्ट में डाल दिया। तो बचा क्या फाइनली, एट टाइम t क्या हो गया, इसमें 0 हो गया कंसेंट्रेशन, है ना। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 0 हो गई, प्रोडक्ट की फुल हो गई, और हमको तो रिएक्टेंट का ही कंसेंट्रेशन मैटर करता है। तो आप यहाँ पे फुल लाइफ लिखे। फुल लाइफ में क्या होता है, फुल लाइफ मतलब जब t 100% हो जाता है, या फिर t की वैल्यू 100 हो जाती है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 100 का मतलब 100% या कुछ, इसका मतलब ये कि t पूरी तरह से जब भर जाता है, ठीक है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मान लो कि जब वो a0 था, मतलब जब टाइम 0 था तब वो a0 कंसेंट्रेशन पे था, मतलब उसकी की पूरी कंसेंट्रेशन भरी हुई थी। पर जब टाइम t आया, टाइम भी था, तब उसने, हम फुल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो मतलब उसने अपनी पूरी की पूरी रिएक्टेंट को क्या की, प्रोडक्ट में तब्दील कर दी, मतलब तो पूरा कंसेंट्रेशन उसने डाल दिया प्रोडक्ट में। तो मतलब a0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, at की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही बात हम कह रहे हैं यहाँ पे कि टाइम t at की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम इसको at विल बी इक्वल टू a0 माइनस क्या, kt था, इतना तो आपको पता है। पर जब टाइम फुल लाइफ में हो गया और a0 की वैल्यू a0 ही रहा, क्योंकि ये टाइम 0 की बात चल रही है, और टाइम t के टाइम पे हमारा ये 0 आ गया, at की वैल्यू। तो a0 क्या हो जाएगा हमारा, a0 विल बी इक्वल टू k t100, और t100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0/k। और इससे भी एक साफ साफ एक चीज पता चल रही है कि t100 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a0 के। ये चीज आप अच्छे से नोट कर ले। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वही पहले की तरह मैं वही बताऊंगी जैसे आपने 0 ऑर्डर में पढ़ा। क्या पढ़ा था, at विल बी इक्वल टू a0 माइनस kt। ये चीज आपने कहा पढ़ा था 0 ऑर्डर रिएक्शन में। पर अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, एक ऐसा रेट जिसमें k टाइम्स जो a की कंसेंट्रेशन होगी उसके ऊपर जो पावर लगेगी वो क्या लगेगी, 1। समझ रहे हो ना। तो अब अगर a की पावर 1 लगेगी, इसका मतलब क्या है, रेट जो है कंसेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which
rate is directly proportional to concentration of reactant। ठीक है ना, ये बात आपको पता चल गया। दूसरी बात ये है, इसमें जो रेडियो एक्टिव मेटल्स आपने जो भी पढ़े आज तक, वो रेडियो एक्टिव जो आपको रिएक्शंस दिखते हैं वो किसका पार्ट है, वो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। ठीक है ना, आप इस चीज को नोट करें, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो वैसे ही हमने जैसे जीरो ऑर्डर को पढ़ा था, हम इसमें भी वही चीज बोलेंगे आपको। आप इस चीज को नोट कर लो, मैं रब कर देती हूँ इसको। देखो, ए क्या था, एक रिएक्टेंट था, वो किस में तब्दील हुआ, कोई एक प्रोडक्ट में। हाँ, जब टाइम जीरो था, ए की क्या रिएक्टेंट थी, ए नॉट। जब टाइम टी हुआ, ए की क्या रिएक्टेंट हो गई, ए टी। इतना आपको पता है। अब आप इस चीज को रिएक्शन के टर्म्स में अगर आप लिखे तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब मैंने आपको क्या बताया, रेट जो क्या था, के टाइम्स ए टू द पावर 1, जिसको 1 ना भी लिखो तो भी चलता है। और आपको मैंने ये भी बताया था, इस रेट को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, माइनस डी ए बाई डी टी। ये चीज आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि अब मैंने आपको बताया था, एक साइड में आपको कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लेके जाना है, और दूसरी साइड में आपको टाइम के टर्म्स में लेके जाना है, और फिर दोनों को इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करना है। पता है, अभी तो डिफरेंशिएट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, अभी इस ए को नीचे लेके आना है, और इस के इस डी टी को इधर लेके जाना है, और ए को नीचे लेके आना है। मेरे कहने का मतलब ये है, डी ए बाय ए की कंसेंट्रेशन और यहाँ पे के डी टी, इतना समझ गए आप। अब आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक, और इसको कहाँ से कहाँ तक, ए नॉट से लेके ए टी तक। इतना पता है आपको, शायद फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, या आप भूल गए होंगे अगर आप एक बायो स्टूडेंट हो तो। बता दूं, डी ए अगर ऊपर आए और कंसंट्रेशन जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो अगर नीचे आए, तो इसको हम लॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस लॉन ऑफ क्या, ए टी माइनस ए नॉट। इतना पता है। यहाँ पे चलो इस माइनस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे के टी एज इट इज लिख देंगे। आपको पता है उसका फाइनल प्रोडक्ट है, इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे टी माइनस 0 टी भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इस लॉन के आगे जब कोई वैल्यू माइनस में आता है ना, तो इसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब प्लस में होता है ए नॉट प्लस ए टू, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो आगे के जो रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, तो देखो, लॉन ए टी डिवाइड बाई ए नॉट, यही हुआ, वो क्या हो जाएगा, माइनस के टी के इक्वल हो जाएगा। और अगर हमको इस माइनस, हाँ ये तो हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन, आप इसको एक इक्वेशन भी मान सकते हो इस फर्स्ट ऑर्डर का। पर अगर आपको इस माइनस साइन को रिमूव करना है, हटाना है, इस माइनस साइन को अगर आप नहीं चाहते, तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ऊपर लेके जा सकते हो और इसको नीचे लेके आ सकते हो। इससे भी आपको एक वैल्यू मिल जाती है जिसमें के टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इतनी बात आप समझ गए, इतना सा आप नोट करो, फिर मैं आपको यहाँ पे रख करके बताऊंगी इसको और कितने तरीकों में लिख सकते हैं। हाँ, हाँ, तो सुनो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको इसके तौर तरीके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो इस इक्वेशन को। इसमें इतना जादू है। इस टी को आप अगर इसके के की वैल्यू निकालना चाहो तो इस टी को आपको नीचे डालना पड़ेगा, इतनी बात तो आपको पता है। हाँ? तो के विल बी इक्वल टू क्या, 1 बाई टी लॉन ए नॉट बाई ए टी। इतनी बात तो आपको पता ही है, ए नॉट बाई ए टी। अब अगर इस लॉन को हटाना हो तो आप इसको क्या लिखोगे, 2.303 बाई टी ए नॉट बाई ए टी। ये एक तरीका हो गया।
इस इक्वेशन को लिखने का, ये हर किसी को पता है। पर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, इसको ट्विस्ट करके भी आ सकता है। अब आपको मैंने पहले बताया था कि ये क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है। और रेडियो एक्टिव रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल था, वो 90% 100% था, 100% से वो आफ्टर मतलब डिस्ट्रॉय होके बहुत कुछ होके वो 95% में कन्वर्ट हो गया। तो तब वैसे टाइप में, वैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस में ये वाले जो टाइप के फॉर्मूला होते हैं वो काम आते हैं। कैसे आते हैं, तब आपको इसमें चेंज करना पड़ता है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड था, वो पहले 100% था उसका कंसेंट्रेशन, और जाते जाते ठुक ठुक मतलब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होते होते वो 95% हो गया, 100% से 95%। तो आपको उसको किस तरह से लिखना है वो बात बता दो आपको। देखो क्या करना, 2 देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आपको मैं बाद में करवाऊंगी बहुत लेट में, अभी इतनी बात समझ लो। पहले क्या था, 100% था, मतलब उसको ए मान, ठीक है ना, 100% मतलब। फिर क्या हुआ, एट टाइम टी वो 95% हो गया, मतलब 100 माइनस 95, मतलब 100 ये माइनस, मान लो कि वो x था 95। तो इस तरह से आपको उसमें वैल्यू डालनी है, जैसे मैंने a और a माइनस एक्स बताया, और फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेनी है। समझ गए आप मेरी बात। अच्छा, तीसरी बात बता दो, आपको टाइम के टर्म्स में भी आ सकता है कि एट टाइम t1 ए नॉट की वैल्यू इतनी थी, और एट टाइम t2 ए टी की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है ना। तो t1 और t2 के टर्म्स में अगर आपको आया तो आपको कहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, t2 माइनस t1 करना है। और यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ए नॉट मतलब t1, मतलब ए एट टाइम t1, और ए टी मतलब ए एट टाइम t2, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं हाफ लाइफ की तरफ। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की। तो यहाँ पे हेडिंग लगाइए हाफ लाइफ। अब हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें ए टी की वैल्यू में हाफ लगा देंगे, ए नॉट बाई 2 लगा देंगे, और टी की जगह टी हाफ लिख देंगे। तो हमने हमारा क्या इक्वेशन के था, के इज इक्वल टू लॉन था। अच्छा, आपको लॉन ना भी लिखना हो, ये वाला इक्वेशन थोड़ा याद रखना बार बार, है ना, ये आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। और बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले क्वेश्चन यही फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछा जाता है। ए नॉट बाई ए टी लिख दीजिए, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। आगे देखिए, आपको हाफ लाइफ में टी हाफ लिखना है, और ए टी में ए नॉट बाई 2 लिखना है। क्या लिखना है, ए नॉट बाई 2। आपको ये चीज पहले ही बताई गई थी। ए नॉट बाई 2 अगर आप यहाँ पे लिखने जाएंगे तो यहाँ पे आपका ए नॉट और ए नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अब जब ए नॉट बाई ए नॉट कट गया और टी हाफ आप इस तरफ लेके आइए, क्योंकि अब आपको टी हाफ की वैल्यू निकालिए, तो आप के की वैल्यू को नीचे लिख दे, मतलब के की पोजीशन टी हाफ ने ले ली और टी हाफ की पोजीशन के ने ले ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे log 2 हो जाएगा। और आपको पता है log 2 को अगर आपको चेंज करना हो के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.693 बाय के हो जैसे। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, जो ये log 2 है इसकी वैल्यू होती है 0.30, और इसको अगर आप 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये वाला आंसर मिलता है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता, है ना। ये चीज बहुत है, आता है क्वेश्चन में कि कौन सी चीज पे डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ में मैंने इससे पहले बताया था, क्या बताया था मैंने, बहुत बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया कि टी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है इन ए, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिएक्टेंट से डिपेंड करता है कि नहीं। पहले तो बोलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फिर आपको पूछेगा कि टी हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, ये पूछेगा पहली बात। तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं करता। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कोई ए नॉट की कोई नाम निशान नहीं है। और अगर जीरो ऑर्डर की बात किया जाए तो उसमें भी आपको मैंने बताया था, वो उसमें टी हाफ लाइफ हो या टी फुल लाइफ हो, दोनों में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको बताया था ए नॉट बाई 2 के और टी फुल लाइफ में ए नॉट बाई के, ठीक है ना। ये चीज आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
और कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ के बारे में। आखिर ये हाफ लाइफ है क्या, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे लिखिए कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। देखो ये हाफ लाइफ क्या कंसेप्ट बताता है आपको। अब तक मैंने क्या बताया, टाइम के साथ साथ जितना हाफ लाइफ होता रहेगा रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हाफ होता रहेगा। जैसे कि मान लो ये है रिएक्टेंट ए, ये है प्रोडक्ट बी, ये ग्लास पूरा भरा हुआ है और इस ग्लास में कोई पानी नहीं है। अब क्या हुआ, आधे लाइफ के बाद जब कंसेंट्रेशन ए की जब आधी हो गई, यहां से 50% हो गई, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। ठीक है ना, P इज इक्वल टू टी हाफ अगर हो गई और इसमें आधी भर गई, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, ए नॉट जो है ए नॉट बाई 2 में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ में। सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ लाइफ मतलब अगर इसका भी अगर आप आधा कर देते तो इसमें बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है अभी ए नॉट में 2 की पावर जो है, ए नॉट बाई 2 में जो 2 की जो पावर है वो 1 है। अभी क्या हो जाएगी, सेकेंड हाफ लाइफ में आते आते वो कितने की रेट से कमेगा, वो ए नॉट बाई 2 टू द पावर 2 के रेट से घटेगा, मतलब ए नॉट बाई 4 के रेट से घटेगा। और आगे जाते जाते 2 की पावर 3 मतलब 8 की रेट से घटेगा, ए नॉट बाई 8 की रेट से घट जाएगा थर्ड में। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो 80 की वैल्यू है वो ए नॉट बाय कितने की वैल्यू से घट रहा है, 2n की वैल्यू से। मतलब ये n मतलब क्या हो गया, कितने क्या है, कितने हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू n। ठीक है ना, तो 80 की वैल्यू ए नॉट से इस तरह से डिपेंड करता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर आपको ये तो अपने कंसेंट्रेशन का रिलेशन बता दिया, अगर आपको टाइम का रिलेशन बताना हो कंसेंट्रेशन के साथ, तो आप याद रखें कि जो टाइम है वो 80 के साथ किस तरह से बदलता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से। तो टी हाफ जो होता है वो ए नॉट 1 माइनस एन से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसका रिलेशन ए नॉट के साथ 1 माइनस एन है, और जितना आपका हाफ लाइफ होता रहेगा उतना एन की वैल्यू अलग चेंज होती रहेगी। समझ रहे हो, पी हाफ की वैल्यू ए नॉट से 1 माइनस एन से रिलेटेड है। मतलब कि मान लो कि अगर कोई ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो ध्यान दो, ये जो 1 माइनस एन में जो मैं यहाँ पे एन लिखा है ना मैंने, वो क्या है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदलेगा उतना टी हाफ की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी टी हाफ निकालना पड़े ना, तो आपको वो पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, आप उसको ना भी यूज करो और इस मास्टर फॉर्मूला को भी यूज करो ना, आप इजीली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 1 लगाओगे, मान लो कि आपने फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ा था, अगर यहाँ पे 1 लगा दोगे तो 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि टी हाफ जो है ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता। बहुत टाइम ऐसे आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिपेंडेंस बताओ टी हाफ का ए नॉट के साथ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तब उस टाइम पे आपको इस रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तब यहाँ पे ए माइनस एन डाल के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। पर जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तब यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू आती है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। ये सारी चीज हमने कवर की है, आप इस चीज को अच्छे से लिखिए। फिर हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन में चलेंगे। तो दोस्तों आज हम नोट सी का क्या करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नोट सी का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हेडिंग लगाइए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है
सूडो आज तक आपने जहां पे भी पढ़ा है उन सबका मतलब सेम ही रहा है, मतलब नकलची। नकलची तो चीटिंग में बोलते हैं, मतलब ऐसे मान लो कि दिखता कुछ और है होता कुछ और है, मतलब फॉल्स, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीज गलत है। आप अब तक तो ये पढ़ के आ रहे हो। तो दोस्तों अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नोट सी का है, ठीक है ना। उसका हेडिंग लगाइए आप, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो वर्ड से आप क्या समझते हो? सूडो मतलब फॉल्स, मतलब एक झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। झूठा, फॉल्स मतलब झूठा, ये ना। अब तक तो आप यही पढ़ते आ रहे हो। तो मतलब ऐसा क्या है इस चीज में जो हमको ऐसा झूठा साबित करना पड़ रहा है यहाँ पे? ऐसा क्यों? देखो, ये है ए कंसेंट्रेशन, ये है बी कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। ये एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट का अगर हम रेट निकाले तो वो हमको ये देता है। तो इसको कौन बोलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? कोई नहीं बोलेगा। पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा बोलता है कि ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलता है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बल्कि हमको अपने नॉलेज के हिसाब से जितना पता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वन और वन क्या है, ऑर्डर है। समझ रहे हो ना? तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसी कौन सी चीज है जो हमको ऐसा प्रतीत करवाती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? कुछ ना कुछ तो इसमें खामियां होंगी ना, तो वही खामी के बारे में हम जानेंगे, ऐसा क्या है इसमें। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको ऐसा आपको ये दिखेगा कि जो ये बी वाला जो रिएक्टेंट है ना, ये एक्सेस में अगर प्रेजेंट होता है तो वैसे कंडीशन में, मतलब कोई भी रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो अगर एक्सेस में हुआ तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तब हम उस कंडीशन को निग्लेक्ट करते हैं, एज अ कांस्टेंट हम उसको घोषित करते हैं और इसको कंसिडर करते हुए चलते हैं और उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन घोषित कर देते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब इसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट घोषित कर देते हैं और फिर इसको ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानते हुए चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, तो इसमें अगर मैं आपको बताने जाऊं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो ये बताऊंगी। है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स क्या दे रहे हैं, दो ऑर्डर दे रहे हैं। तो दीज आर क्या है, ये दीज आर बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है ना। है तो ये बायमॉलिक्यूलर, ये बात आप भी मानते हो, है ना। पर ये चीज कर क्या रही है, उसमें एक चीज जो है वो क्या है, एक्सेस में है, इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एक्सेस में है, इज एन एक्सेस। दूसरी बात क्या है, मैंने क्या बताई, अगर एक एक्सेस में है और एक कम में है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात ये क्या है, दिखते ही कैसे है, अपीयर्स टू बी सेकेंड ऑर्डर, लगते कैसे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जैसे, पर होते क्या है, बट इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए हो ना आप मेरी बात? तो आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लो कि बी वाला जो पार्ट है ना, बी वाला कंसेंट्रेशन, वो मैं हूं और मेरी फ्रेंड जो है वो ए वाली कंसेंट्रेशन है, ठीक है। बी वाली कंसेंट्रेशन अगर मैं हूं तो मान लो, और एक्सेस बोला गया, तो आप कंसेंट्रेशन को पैसे के साथ रिलेट कर लीजिए। तो मान लो कि मेरे पास एक्सेस में पैसे है, मान लो कि 1000 है और मेरे फ्रेंड के पास 1 रुपए है, सॉरी 2 रुपए है, ठीक है ना। हमको कहीं पे घूमने जाना है और वो जहाँ पे भी हमको जाना है वहां पे हमसे सिर्फ 1 रुपए लेते हैं, वहां पे एंट्री की फीस। तो अगर मान लो कि अगर हम दोनों अपने अपने पॉकेट से अगर 1 रुपए देते हैं, जिसको भी चाहिए फीस, तो मेरे पॉकेट से कितने रुपए जा रहे हैं, 1 रुपए जा रहे हैं। और अगर मेरे पॉकेट से 1 रुपए जाएंगे तो वो कितना रुपए होगा, 999 मेरे पॉकेट में बच जाएंगे। और मेरी फ्रेंड अगर उस ट्रिप के 2 रुपए अपने पास रखती है और 1 रुपए अगर दे देती है तो उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 1 रुपए बच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पॉकेट से आधा % पैसा
गायब हो गया है, समझ रहे हो ना, उसका ज्यादा लॉस हुआ है। मतलब उसमें से उसका जितना था 2 में से 1, मतलब 2 से 1 हो गया, मतलब उसका आधा चला गया, समझ लो। और मेरे से 0 पॉइंट समथिंग कुछ चला गया, ये बताओ, समझ गए ना। तो मतलब मेरे मेरे 1 रुपए के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ लो। और उसके 1 रुपए के जाने से उसका आधा % का लॉस चला गया, ये भी आप समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये जो बी वाला जो एक्सेस है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये बात आप समझ गए। तो इससे आप इजीली क्लियर कर सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है इसका वो क्या हो जाएगा, आर के A1। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आप इसको अब तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उस एग्जांपल को लिख के इस नोट्स को खत्म करवाऊंगी। तो इसका जो एक एग्जांपल हमको अपने बुक में जो देखने को मिलता है वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। आप ईस्टर का अगर मतलब नहीं समझते तो बता दूं कि ईस्टर जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको हम पानी में डालते हैं, उसी का रिएक्शन हम करेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ईस्टर का फॉर्मूला लिखे CH3 COO C2H5। अगर पानी में हाइड्रोलाइज मतलब पानी डालना, उसमें पानी डाल दिया हमने तो क्या हो जाएगा, उसमें ये CH3 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला H इसमें चला जाएगा और इसका OH यहाँ पे आ जाएगा, C2H5 OH हो जाएगा। इतना तो आप रिएक्शन देके पता ही कर सकते हैं। मतलब ये H प्लस, ये OH माइनस, ये H प्लस यहाँ पे चला गया, ये OH माइनस यहाँ पे चला गया, ये कट गया। हाँ, अब तो समझ गए होगे ना, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है आपका कंसंट्रेशन इधर नहीं, कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, क्योंकि आपको रेट को कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखना है, जो कि क्या होगा K टाइम्स ये वाला CH3 COO C2H5 और दूसरा क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा। पर हमने क्या माना है, ये जो H2O जो है ना ये एक्सेस में, और ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की खासियत कि उसमें कोई ना कोई चीज एक्सेस में रहेगी, और यहाँ पे हम पानी को एक्सेस में ले रहे हैं, तो इसलिए हमको इस चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और इसके थ्रू हमको जो फाइनल आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगी ये रेट विल बी इक्वल टू K टाइम्स CH3 C2H5। अगर यहाँ पे एक्सेस नहीं दिया होता ना तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, पर एक्सेस देने के बाद हम अच्छे से क्लैरिफाई हो पाए कि ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका जो ऑर्डर की वैल्यू है वो क्या है 1 है, ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे हमारा नोट्स ही खत्म होता है, इसके बाद हम नोट्स डी की बात करेंगे।